तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका नई नई वीडियो में। तो हमारा सेकंड यूनिट जो है वो है डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। चलो इसका जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है कि डिमांड डिमांड क्या होता है। डिमांड वो क्वांटिटी होती है किसी गुड्स या सर्विस की जो कंज्यूमर इच्छा और एबिलिटी रखता है खरीदने की वेरियस कॉस्ट पर। उसे हम डिमांड कहते हैं। इसके कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं, मतलब फैक्टर्स हैं जिनसे ये इन्फ्लुएंस होती है। क्या क्या है? प्राइस ऑफ गुड्स। एक तो कोई भी गुड्स है उसके प्राइस से ये इन्फ्लुएंस होगी। कैसे? अगर जो प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी। नेक्स्ट, एक फिर ये इनकम से भी इन्फ्लुएंस होता है। कैसे? कि अगर हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज होगी तो जो नॉर्मल गुड्स हैं उनके लिए हमारी डिमांड भी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर हमारी इनकम डिक्रीज होगी तो जो हमारी डिमांड है नॉर्मल गुड्स के लिए वो भी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब जो मिलते जुलते गुड्स हैं उनके प्राइस से क्या इन्फ्लुएंस होगा। देखो, रिलेटेड गुड्स की वजह से डिमांड इन्फ्लुएंस होती है। वो कैसे होती है? अगर अगर गुड्स है हमारा सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब जिसके लिए सब्स्टिट्यूट को गुड्स का मतलब हो जाएगा कि वो गुड्स जिसकी जगह पर हम दूसरा गुड्स को यूज कर सकते हैं। अगर सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस इंक्रीज हो गई तो उसकी जो डिमांड है ओरिजिनल गुड की वो भी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन बात अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की करें या कॉम्प्लीमेंट गुड्स की करें, अगर कॉम्प्लीमेंट गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो गई तो ओरिजिनल जो गुड्स है उसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे मान लो कोई प्रिंटर है। पहले तो ये देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते कौन से हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ चलते हैं हमेशा, मतलब कि एक दूसरे के बिना वो वर्क नहीं करते। अब जैसे इसी के एग्जांपल में देखेंगे हम, प्राइस ऑफ प्रिंटर। अगर प्राइस ऑफ प्रिंटर इंक्रीज हो गई तो जो इंक के प्राइस हैं वो अपने आप डिक्रीज हो जाएंगे। ऐसे हमारे क्या करता है, वेरी करता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर का प्रेफरेंस या टेस्ट। अगर किसी ने सोचा है ये प्रोडक्ट पहले से अच्छा है तो पहले प्रोडक्ट के लिए डिमांड घट जाएगी और दूसरे के लिए बढ़ जाएगी। मान लो अगर आपको आईफोन पसंद है और पहले आपको वन प्लस पसंद था, तो वन प्लस के लिए आपकी जो डिमांड थी वो घट जाएगी और आईफोन के लिए आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर। मान लो अगर कंज्यूमर ने ये एक्सपेक्ट कर लिया कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा तो आज डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर उसने एक्सपेक्ट कर लिया कि फ्यूचर में प्राइस डाउन हो जाएगा तो आज डिमांड भी उस चीज़ की डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ बायर्स। अगर नंबर ऑफ बायर ज़्यादा है किसी प्रोडक्ट के लिए तो उस चीज़ की डिमांड भी ज़्यादा होगी और ऐसे ही वाइस वर्सा, अगर कम है तो कम हो जाएगी। हमारे टाइप्स ऑफ डिमांड क्या क्या होते हैं? पहला होता है इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मतलब किसी इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट डिमांड, मतलब जब बहुत सारे कंज्यूमर की डिमांड एक साथ होती है तो वो होती है मार्केट डिमांड। थर्ड टाइप है ड्राइव डिमांड। इसका क्या मतलब होता है कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड किसी दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। जैसे स्टील की डिमांड एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री के अंदर इस चीज पर डिपेंड करती है कि कितनी कार से बनेंगी या मैन्युफैक्चर होंगी। नेक्स्ट है हमारे जॉइंट डिमांड। इसका क्या मतलब होता है? जब दो या दो से ज्यादा डिमांड एक साथ होती हो तो उसे हम जॉइंट डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिमांड एनालिसिस। अब डिमांड एनालिसिस क्या होता है? डिमांड एनालिसिस ये एग्जामिन करने की प्रोसेस है कि कैसे और क्यों कंज्यूमर किस प्रोडक्ट को परचेज करने के रिगार्डिंग डिसीजन बनाता है। नेक्स्ट, इसका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि इंडिविजुअल डिमांड एनालिसिस क्या है, इसके टाइप्स हैं। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है कि स्पेसिफिक कंज्यूमर या इंडिविजुअल की डिमांड किसी एक प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। ये एक पर्सनल चॉइस होती है जो उसकी नीड, प्रेफरेंस और परचेजिंग पावर पर डिपेंड करती है। अब इसका मतलब हुआ कि किसी सिंगल या इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड को एनालिसिस करना ही इंडिविजुअल डिमांड एनालिसिस कहलाता है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? उसकी प्रेफरेंस आते हैं, परचेजिंग पावर आती हैं, और इन सब के ऊपर उसकी डिमांड जो है वो डिपेंड करती है। और ये किस किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो सकती है? ये कंज्यूमर के इनकम इनकम लेवल से, उसके टेस्ट प्रेफरेंस से, उसके रिलेटेड गुड्स के प्राइस से, इन चीज़ों से वो इन्फ्लुएंस हो सकती है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा मार्केट डिमांड एनालिसिस। मार्केट डिमांड का मतलब है पूरी मार्केट में सभी कंज्यूमर की कंबाइंड डिमांड को बनाकर उस चीज़ का एनालिसिस करना किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने के लिए। ये हमारा मार्केट डिमांड एनालिसिस कहलाता है। हमारा थर्ड पॉइंट है डिराइव डिमांड एनालिसिस। इसमें क्या बताता है? इसमें बताया गया है कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड किसी दूसरे प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड से कैसे इन्फ्लुएंस होती है। इस चीज़ का एनालिसिस हम डिराइव डिमांड एनालिसिस में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जॉइंट डिमांड एनालिसिस। जॉइंट डिमांड का मतलब है जब दो या ज़्यादा प्रोडक्ट एक साथ डिमांड होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के साथ यूज होते हैं। मतलब दोनों प्रोडक्ट एक साथ चलना जरूरी है उन्हें होते हैं, और एक एक का डिमांड बढ़ने से दूसरे की डिमांड भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। यूजुअली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपोजिट डिमांड एनालिसिस। कंपोजिट डिमांड एनालिसिस एक ऐसी प्रोसेस है
जिसमें एक प्रोडक्ट की डिमांड को समझा जाता है जो मल्टीपल यूजेस सर्व करता है, जैसे क्रूड ऑयल, स्टील, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। ये हमारी कंपोजिट डिमांड एनालिसिस होती है। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एनालिसिस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एनालिसिस क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एनालिसिस एक एसेंशियल टूल है। मतलब ये एक टूल है जो बिजनेस को ये समझाने में मदद करता है कि उनकी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज का उनकी डिमांड पर क्या फर्क पड़ता है या क्या क्या इफेक्ट होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड एक बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और अगर प्राइस गिरता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन ये किस कंडीशन पर होता है? सेंट्री पेरिबस कंडीशन। सेंट्री पेरिबस कंडीशन का मतलब होता है जब प्राइस को छोड़कर बाकी सभी फैक्टर कांस्टेंट हो। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कि हमारा डिमांड शेड्यूल क्या होता है। अब डिमांड शेड्यूल एक टेबल या चार्ट की तरह होता है जिसमें जो पार्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड को और प्राइस लेवल के एक साथ शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिमांड कर्व। अब लो ऑफ डिमांड को डिमांड कर्व के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया जाता है। डिमांड कर्व यूजुअली डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, मतलब प्राइस बढ़ने पर डिमांड नीचे की तरफ जाती है और प्राइस घटने पर डिमांड ऊपर की तरफ जाती है। एक्स एक्सिस पर हम क्वांटिटी को शो करते हैं और वाई एक्सिस पर प्राइस को शो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिमांड इक्वेशन। अब डिमांड इक्वेशन क्या होती है? क्यू इक्वल टू ए माइनस बीपी, ये हमारी डिमांड इक्वेशन होती है। डिमांड इक्वेशन क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो प्रोडक्ट की डिमांड और प्राइस और दूसरे फैक्टर के रिलेशन में रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हमारा डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंट होता है जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड को प्राइस और अदर फैक्टर के साथ रिलेट करता है। डिमांड फंक्शन को समझने से हम ये जान सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड प्राइस के साथ कैसे चेंज होती है और ये किस तरीके से दूसरे फैक्टर्स जैसे इनकम, सब्स्टिट्यूट एक्सेट्रा पर डिपेंड करती है। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व और शेड्यूल के। क्या होता है कि हमें एक इक्वेशन दी गई होती है और इक्वेशन के अंदर हमें इस पी की जगह पर अपने प्राइस की वैल्यू को रखना होता है जिससे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड निकल कर आती है और उसके बाद में हम अपनी कर्व बना देते हैं। मान लो अगर मार्केट डिमांड की हमें कर्व या शेड्यूल बनाना है, तो जितनी भी हमें इक्वेशंस दी होंगी चाहे वो इक्वल हो या ना हो, हम उनको सीक्वेंस में ऐड कर देंगे और उसके बाद में हम अपनी इक्वेशन के साथ क्वांटिटी डिमांडेड को निकालेंगे और फिर हम ग्राफ बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब इलास्टिसिटी को मेजर करने का कंसेप्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक कंसेप्ट है जो प्राइस चेंज के साथ डिमांड की रेस्पॉन्सिवनेस या सेंसिटिविटी को मेजर करता है। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा या घटा तो डिमांड कितना चेंज हुआ, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्रू समझते हैं। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है? कि जितना भी परसेंटेज चेंज हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड में, और उसको डिवाइड कर देते हैं कि जितना भी चेंज हुआ है उस फैक्टर में जिसकी वजह से चेंज हुआ है। जैसे अगर प्राइस है तो प्राइस, अगर एडवर्टीजमेंट है तो एडवर्टीजमेंट, अगर इनकम है तो इनकम, अगर कुछ और है तो कुछ और। अब देखते हैं हम कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस की वजह से चेंज हुआ है जो क्वांटिटी डिमांड में, उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। रेवेन्यू को कैसे निकालते हैं हम? चेंज इन रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है कि पहले वाला प्राइस और पहले वाली क्वांटिटी डिमांड की मल्टीप्लाई माइनस दूसरे वाले प्राइस और दूसरे वाले क्वांटिटी डिमांड की मल्टीप्लाई। जितना आंसर आता है उतना उससे हम समझ लेते हैं कि इतने का हमारा रेवेन्यू में चेंज हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कर्व। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व की कितनी कर्व्स होती हैं? देखो, इसका हम ग्राफ कुछ ऐसा बनाते हैं। एक तरफ हमने बताया कि हम क्यूडी रखते हैं, एक तरफ हम क्वांटिटी रखते हैं और एक तरफ हम प्राइस रखते हैं। सबसे जो स्टेट होगा ये होगा परफेक्टली इलास्टिक, फिर ये होगा परफेक्टली इन इलास्टिक, फिर ये होगा वेरी इन इलास्टिक, और ये होगा यूनिट इलास्टिक, और ये होगा वेरी इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड ईपी इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। परफेक्टली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड ईपी इक्वल टू जीरो होगा। और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड जो होगा हमारा वो ईपी ग्रेटर देन वन होगा। रिलेटिवली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या होगा? ईपी स्मॉलर देन वन होगा। और यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होगा? ईपी इक्वल टू वन होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मूवमेंट एंड शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व, मतलब डिमांड कर्व का मूवमेंट और शिफ्टिंग का हम देखते हैं। अब हमारा जो मूवमेंट है डिमांड कर्व का, वो अलोंग द कर्व कब होगा? जब सेंट्री पेरिबस कंडीशन होगी और प्राइस ऑफ गुड्स जो है वो चेंज होंगे। लेकिन अगर सेंट्री पेरिबस कंडीशन होल्ड नहीं हुई और वो वायलेटेड हो गई तो जो हमारी डिमांड कर्व है वो कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगी। अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन इनकम की वजह से जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आया है उसी को हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं।
इनकम इलास्टिसिटी जो होती है वो पॉजिटिव होती है इंफीरियर गुड्स के लिए। इंफीरियर गुड्स मतलब सस्ते माल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे एग्जेप्शंस ऑफ लो ऑफ डिमांड। अब लो ऑफ डिमांड के एग्जेप्शन क्या होते हैं? एक तो होती है वेबलेन गुड्स और एक होती है गिफन गुड्स। वेबलेन गुड्स वो होती हैं जो स्टेटस सिंबल के रूप में यूज होती हैं। जब इनका प्राइस बढ़ता है तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है, क्योंकि लोग प्राइस को उनकी प्रीमियम क्वालिटी और स्टेटस के हिसाब से देखते हैं। मान लो अगर रोल्स रॉयस के प्राइस और बढ़ जाए तो लोग बाग जो अमीर लोग हैं वो उनको और खरीदेंगे, क्योंकि वो रोल्स रॉयस उनका स्टेटस को शो करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? गिफन गुड्स। अब गिफन गुड्स, अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने पर उसकी डिमांड बढ़ती है तो ऐसे गुड्स को गिफन गुड्स कहते हैं। ये रेयर केस में होता है जब एक लो इनकम कंज्यूमर के लिए एक एसेंशियल गुड का प्राइस बढ़ने पर वो उससे ज्यादा खरीदता है, क्योंकि उसके पास और ऑप्शन नहीं होते हैं। जैसे ये इसमें क्या होता है? सस्ता माल होता है। मान लो जो ब्रेड हम एक बंदा कोई ब्रेड खाता है। ब्रेड एक गिफन गुड है। अगर ब्रेड के प्राइस बढ़ गए तो लोग बाग जो दूसरी एक्सपेंसिव फूड है उनको खाना कम कर देंगे और ब्रेड को खाना और ज्यादा कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारी गिवन गुड्स हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक मेथड है जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करता है। जब प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में चेंज लार्ज होता हो, जब क्वांटिटी डिमांड और प्राइस में चेंज लार्ज होता हो, यानी जब प्राइस या क्वांटिटी में सिग्निफिकेंट चेंज होता हो। ये इलास्टिसिटी की कैलकुलेशन एवरेज वैल्यू को यूज करके किया जाता है, जिसमें इनिशियल और फाइनल वैल्यू के बीच में एवरेज लिया जाता है। सिर्फ यही एक क्वांटिटी डिमांड या इलास्टिसिटी ऐसी है जिसमें हम एवरेज वैल्यू को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी। एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक कंसेप्ट है जो ये मेजर करता है कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस जो हुए हैं उसका इम्पैक्ट किसी प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड पर कितना होता है। ये हमारी एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर से हम डिवाइड कर देते हैं किसको? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को। ये किस किस पर से इन्फ्लुएंस हो सकता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स से और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकती हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं जो हमेशा एक दूसरे के साथ कंज्यूम की जाती हैं। नेक्स्ट क्या होता है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऐसा कंसेप्ट है जो मेजर करता है कि एक गुड के प्राइस में चेंज होने की वजह से दूसरे गुड की डिमांड पर कितना फर्क पड़ा। जैसे अगर इसका एग्जांपल देखें कि मान लो चाय के प्राइस चेंज होने से कॉफी की डिमांड पर कितना फर्क पड़ा, ये हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाती है। अगर गुड्स सब्स्टिट्यूट हैं तो पॉजिटिव आ जाएगी, और अगर गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो नेगेटिव आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है? डिमांड फोरकास्टिंग एक क्रिटिकल प्रोसेस है जो बिजनेस को फ्यूचर डिमांड को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। जैसे इसमें हम देखते हैं कि फ्यूचर में हमारी डिमांड के साथ क्या हो सकता है, ये हमारा डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर आता है। इसके इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो प्रोडक्शन प्लानिंग में हमारी मदद करता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मदद करता है, प्राइसिंग डिसीजन में मदद करता है, मार्केट की प्लानिंग करने में भी मदद करता है। अब इसके स्टेप्स क्या क्या है कि सबसे पहले तो हमें डाटा इकट्ठा करना होगा, फिर हमें एक मेथड को चूज करना होगा जो टाइम सीरीज भी हो सकती है, कैजुअल भी हो सकती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है। फिर उस मेथड को अप्लाई करेंगे और फिर एवेल्युएट कर लेंगे, जो हमारी डिमांड होगी वो निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट है मेथड्स कौन कौन सी होती हैं डिमांड फोरकास्टिंग की। देखो, डिमांड फोरकास्टिंग की दो मेथड्स होती हैं। पहली सब्जेक्टिव, जिसमें पहले से डाटा नहीं दिया होता। इसमें पहली टेक्निक कौन सी है? कंज्यूमर ओपिनियन सर्वे, जिनसे एक एक कंज्यूमर से उनके सर्वे किया जाता है। दूसरा है एक्सपर्ट ओपिनियन, जिसे हम डेल्फी टेक्निक भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हम एक्सपर्ट या मैनेजर से इनपुट लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेल्स फोर्स सर्वे, यानी कि जब सेल्स पर्सन से सर्वे किया जाए। नेक्स्ट टाइप है हमारा ऑब्जेक्टिव, जिसमें फास्ट डाटा अवेलेबल होता है। अब इसका एक मेथड है लीस्ट स्क्वायर मेथड। इसमें हिस्टोरिकल डाटा का एनालिसिस होता है और ट्रेंड्स पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। इसमें हम दो इक्वेशंस को यूज करते हैं। इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं, मतलब कि लॉ ऑफ डिमांड किस किस चीज से इन्फ्लुएंस हो सकती है। देखो, प्राइस ऑफ गुड से भी हो सकती है, मतलब कि जब किसी गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड जनरली कम हो जाती है, अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। कंज्यूमर इनकम, जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ती है और वो ज्यादा चीजें खरीदते हैं, जिससे डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम बात करें इंफीरियर गुड्स की तो डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है जब इनकम इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रेफरेंस, अगर कंज्यूमर का इंटरेस्ट किसी प्रोडक्ट में बढ़ जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है, चाहे प्राइस सेम हो या चाहे प्राइस इंक्रीज हो जाए। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स सब्स्टिट्यूट के लिए क्या हो जाएगी? अगर किसी गुड का प्राइस बढ़ता है और उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं तो लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स को ज्यादा खरीदते हैं और ओरिजिनल प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री की, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस
बढ़ते हैं तो दोनों गुड्स की डिमांड कम हो सकती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ यूज होते हैं। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती हैं? अगर कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, तो वो अभी उस प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं, जिससे करंट डिमांड इंक्रीज हो जाती है। अगर उन्हें लगता है कि प्राइस फ्यूचर में कम होगा, तो वो वेट करते हैं और अपनी जो परचेजिंग है उसको रोक देते हैं। सीजनलिटी फैक्टर क्या हो जाएगा? सीजनल फैक्टर का मतलब है कि कुछ गुड्स या सर्विस की डिमांड किसी स्पेसिफिक सीजन या टाइम पीरियड के हिसाब से बढ़ती या कम होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सप्लाई। सप्लाई क्या होता है? सप्लाई का मतलब है कि कोई भी गुड या सर्विस मार्केट में प्रोड्यूसर या सेलर के द्वारा अवेलेबल कराने एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ये क्या होता है? सप्लाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लो सप्लाई। लो सप्लाई क्या है? लो सप्लाई ये कहता है कि जब किसी गुड का प्राइस बढ़ता है तो उसकी सप्लाई भी ज्यादा होती है, और जब प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी कम हो जाती है। इसका मतलब है कि सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस के साथ। प्राइस और सप्लाई दोनों ही एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसलिए इनके तरफ भी क्या है? सेम आगे की तरफ चल रही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। मतलब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे सप्लाई कर्व शिफ्ट हो सकती है। पहला है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर रिसोर्सेज जैसे लैंड लेबर अवेलेबल है तो सप्लाई बढ़ती है, क्योंकि वो फिर आसानी से मिल जाते हैं कम कॉस्ट पर, और हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाती है। दूसरा पॉइंट है टेक्नोलॉजी। बेटर टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन एफिशिएंट होता है, जिससे हमारी सप्लाई बढ़ जाती है। फिर तीसरा पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी कि अगर टैक्सेस या रेगुलेशंस अगर बढ़ जाते हैं तो सप्लाई कम हो जाती है। क्यों? अगर टैक्सेस बढ़ गए तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन अगर हमें सब्सिडीज मिलने लगी तो हमारी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या हमारी जो लागत है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइस। अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे तो वो अभी सप्लाई कम कर देगा, लेकिन अगर उसको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस घटेंगे तो वो अभी सप्लाई बढ़ा देगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है और प्राइस कम होने पर सप्लाई कम हो जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल एक टेबल होता है जो दिखाता है कि एक पार्टिकुलर गुड या सर्विस की सप्लाई किस प्राइस लेवल पर प्रोड्यूसर्स के द्वारा अवेलेबल है। ये शेड्यूल प्राइस और क्वांटिटी अप्लाइड के बीच में रिलेशनशिप बताता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होती हैं, यानी कि क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई सेम होती हैं। इस पॉइंट पे मार्केट स्टेबल होता है और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों अपने डिसीजन के साथ सेटिस्फाई होते हैं। अब इसमें तीन कंडीशंस बन सकती हैं। अगर मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम से ऊपर है तो प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम से कम है तो लॉस होगा। लेकिन अगर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई सेम है, यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? ना हमें प्रॉफिट होगा ना हमें लॉस होगा, हम नॉर्मल कंडीशन में चलते रहेंगे। तो थैंक यू, हमारी यूनिट सेकंड भी कंप्लीट हो गई है।